अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आज कॉलेज ट्री भी बताऊंगा कि कैसे करना है, और आपको अपने जीन के बारे में जो आप PR1 पे काम कर रहे हैं दोनों के बारे में आप लोगों को ना इकट्ठा इकट्ठा साइड बाय साइड आपने उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसे करनी है। कॉलेज ट्री की बेस के ऊपर PR1 फंक्शन होता क्या है, जीन क्या होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब व्हाट इज अ पैथोजेनेसिस रिलेटेड वर्ड जीन। तो ये पैथो मीन डिजीज, डिजीज कॉजिंग जीन। हालांकि ये रेजिस्टेंट जीन है, इसका नाम हमने रखा हुआ है डिजीज कॉजिंग जीन। मैंने कहा था जीन का नाम रखते हैं जो उससे फिनोटाइप आती है, उसकी एब्सेंस में जो फिनोटाइप आती है। ठीक है। रिबा समझ आई ना। कि किसी भी जीन जब वो काम नहीं करता तो जो फिनोटाइप आती है ना उसको हम क्या कहते हैं, उस फिनोटाइप को हम उस जीन का नाम रख देते हैं। प्लांट की जो फिनोटाइप है उसको हम, जो उनकी एब्सेंस में, तो उसको हम उसका, इसका डोमेन फंक्शंस क्या है, उसकी कैरेक्टराइजेशन। अगर आपने जीनोम वाइड करना है तो आपने कहा क्या चीज की स्टडी करनी है। अच्छा, उसके लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि पैथोजेनेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टडी पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन। अब पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन एक नहीं है, काफी है। उनमें से एक PR1 है। अच्छा, लेकिन PR1 की डोमेन और है, PR2 की डोमेन और है। ये वो उस तरह नहीं है, मैं वो बाद में बताऊंगा। अब ये हाईली कंजर्व इन प्लांट इंड्यूस ड्यूरिंग बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। इट मीन ये जीन सिर्फ बायोटिक स्ट्रेसेस के दौरान एक्टिवेट नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे जीन्स भी हैं जिसके अंदर सेम डोमेन है, लेकिन दे आर एक्टिवेटेड आल्सो ड्यूरिंग एबायोटिक स्ट्रेसेस। इस इट मींस दैट ये जो PR1 जीन है ना, इनका काम प्लांट की स्ट्रक्चर के अंदर या ग्रोथ के अंदर नहीं है। इस जीन का जो रोल है, कई ऐसे जीन्स होते हैं ना, जिस तरह कई ऐसे जैबी जीन है। जैबी जीन क्या करता है कि प्लांट के कार्पल की डेवलपमेंट के अंदर रोल है उसका। जो सीड कोट बनाने में जैबी जीन का रोल है। लीफ की सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर वाला जो लीफ का पार्ट है वो उसकी शेप कैसी होगी, नीचे वाले पार्ट की शेप और उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ये रोल है जैबी जीन का। इनमें उसका रोल है ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर। ऑर्गेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, ऑर्गेन की फॉर्मेशन। लेकिन PR1 जीन का लेटर देयर इज नो रोल लाइक दैट। जो उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, अलबत्ता प्लांट के अंदर जब कुछ स्ट्रेसेस आते हैं, उस स्ट्रेसेस को मिटिगेट करने के लिए इसका रोल है। ये आपको बड़ा क्लियर, अभी आपको जो जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ दैट टी, देन आप उस माइंड से अपने पेपर को लिखोगे। उस पेपर को उस माइंड के मुताबिक आप उस टॉपिक को भी आप फाइंड आउट करोगे और उसके मुताबिक उसके ऊपर रिसर्च करोगे। अब आप इसके लिए ये कह रहे हैं कि मार्कर जीन है फॉर सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। अब जिस तरह फर्ज किया, अगर पैथोजन इधर आ जाए, लीफ का एक पार्ट हो, ये वाला लीफ का पार्ट है, जहां पर पैथोजन ने अटैक किया, और पैथोजन ने पहले इस सेल को खाया, फिर दूसरे सेल को गया, फिर प्लांट के दूसरे पार्ट में गया, और वहां जाकर भी लीफ कर्लिंग कर दी, डिजीज काज कर दी। इसको कहेंगे कि सिस्टेमिक इंफेक्शन। पैथोजन पहले इधर आया, एंट्री उसकी यहां पर थी, फिर यहां से उसने साथ वाले रूम में गया, फिर तीसरे सेल में गया, फिर चौथे सेल में गया। और अदर देन द लीफ, उस लीफ की बजाय सिम्टम, उस लीफ के ऊपर तो सिम्टम आनी आनी है, और दूसरे लीफ के ऊपर जो कि उससे बहुत दूर है, वहां भी सिम्टम आ गई। इसे कहते हैं सिस्टेमिक। इसे क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिजीज इधर पैथोजन आया और इधर ही इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गई, तो हमारा रेजिस्टेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ और यहां पर वो पैथोजन किल हो गया। अब वहां से एक सिग्नल गया कि यहाँ चोर आया था। हमारे हमारे गांव में अक्सर जागते रहना भाइयों, जागते रहना भाइयों, समझ आ गई। तो जागते रहना भाइयों का मतलब ये होता कि एक सिग्नल जाना है पूरे गांव में कि यहाँ पर डाकू आ गया है, चोर आ गया है। आपने अपने घर को बचाना, आप क्या करोगे, अच्छे ताले शाले अच्छे लगा लोगे, बंदूका बंदूक चुक के खड़े हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। उस सेल के अंदर, आप जिस सेल के अंदर ये पता सिग्नल चला गया कि पैथोजन आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, ज़ाहिर है उसकी कुछ और चीजें तो डिस्टर्ब होंगी, लेकिन उसकी डिफेंस एक्टिवेट हो जाएगी। उसका मतलब यह होगा कि नेक्स्ट स्टेज ज़ाहिर उसकी ग्रोथ, जो उसने काम करने थे, वो डिस्टर्ब होंगे।
स्ट्रेस में आ जाएंगे थोड़े से। लेकिन अगर हर टाइम वो हर रात वो एक्टिव रहे तो फिर तो ग्रोथ नहीं होगी। इट मीन PR1 जीन का हर टाइम एक्टिवेट रहना नुकसानदेह है। मेरी बात की समझ आई ना? PR1 का हर टाइम एक्टिव रहना पौधे के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जब पैथोजन आए तब एक्टिवेट होना पौधे के लिए फायदामंद है। लेकिन अगर तब भी एक्टिवेट ना हो फिर क्या फायदा आपको ना। बड़ी सोशल जो आपकी लाइफ है उसके साथ जब हम एग्जाम्पल देके इन जीन के फंक्शन को स्टडी करते हैं ना, तो आपको चीजों की समझ आ जाती है। अच्छा, अब SAR का मतलब समझ आ गई। सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का मतलब ये है एक्वायर्ड की उसने, जिस तरह हम अब नॉलेज एक्वायर्ड करते हैं। आप एक बच्चे हैं, आपको नहीं पता, अगर आपको बच्चे को कहा जाए जब सामान लेके आ बाजार से, तो वो नहीं लेकर आएगा, क्योंकि उसके अंदर वो अभी उसने वो नॉलेज एक्वायर्ड नहीं किया कि कितने की चीज आएगी, बिजनेस नहीं आता उसको। लेकिन आप लोगों को हम कहेंगे कि जा जाके चीजें लेकर आए, तो आप अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने वो एक्वायर्ड कर लिया नॉलेज। इसलिए प्लांट्स के अंदर भी रेजिस्टेंस एक्वायर्ड होती है। वो एक्वायर्ड के लिए भी आपके पास वो बेस होगी तो आप एक्वायर्ड करोगे ना। आप क्या दिमाग ही नहीं है तो एक्वायर्ड कैसे करेंगे? मेरी बात की समझ आई ना? इट मीन जो बेसिक चीजें तो होनी चाहिए ना एक्वायर्ड करने के लिए। यू गॉट माय पॉइंट ना? अब इसके अंदर भी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कब आएगी? व्हेन दे हैव दैट सिस्टम दैट। अब SAR से एक मॉलिक्यूल गया, वो दूसरे सेल्स के अंदर गया, भी जीन एक्टिवेट कर लो अपने, ऐसे जीन्स एक्टिवेट कर लो जिससे पौधे को बचाया जा सके। इससे उसके लिए क्या होगा? अब अगर तो बैक्टीरिया का अटैक है, तो अब बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? अच्छा, अब हम क्या ऐसा कोई एंजाइम ढूंढेंगे, प्लांट प्रोड्यूस करेगा, जो पेप्टाइडोग्लाइकन को डिग्रेड डिग्रेड कर दे, उसको हम कहेंगे पेप्टाइडोग्लाइकुनेज। एज इसके अंदर एज में ना वो एंजाइम होता है और वो उसी को डिग्रेड करने वाला होगा। अच्छा, अगर अगर फंगस का अटैक है तो काइटिनेज क्या आएगा? अच्छा, अगर ये PR1 काइटिनेज है, PR1, तो हर सेल के अंदर काइटिनेज एक्टिवेट हो जाएगा। जब फंगस आएगी वो उसके कार्टन को डिग्रेड कर देगी, और बुलेट्स, काइटिनेज इज लाइक अ बुलेट्स, वो गोलियां हैं जो कि फंगस को करेगी और उसको मार देगी। ये बंदूकें, वो कुल्हाड़ियां, तलवारा, ये PR1 का काम क्या है? अच्छा, लेकिन PR1 को बताता कौन है कि तू एक्टिवेट हो जा? वो होता है सैलिसाइक्लिक एसिड। कहा जाता है कि सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो SAR सिग्नल है। वो क्या है? सैलिसाइक्लिक एसिड एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल में चला जाता है, वहां जाकर ये एक्टिवेट करता है PR1 जीन को। और PR1 जीन का फंक्शन क्या है? ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट ना? अब आपने देखना है कि वो PR1 के 25 जीनों में से एक या दो जीन्स होंगे जो ये बंदूकों वाले होंगे, वो वाले। हमारी उससे बात हो गई है। वो जो बात वाले जीन्स हैं वो कितने हैं? सिर्फ दो। ठीक है, अब उनमें से आपने आइडेंटिफाई करने कौन से ऐसे जीन्स हैं जो बैक्टीरिया के दौरान PR1 है एक्टिवेट होंगे और वो उसको हेल्प करेंगे इसमें, पैथोजन को कंट्रोल करने में। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए इन्होंने कहा है कि दे प्ले अ रोल इन प्लांट इम्यून सिग्नलिंग। इम्यूनिटी किसे कहते हैं वो तो आपको पता ही है कि क्या होती है। प्लांट की इम्यून सिग्नलिंग क्या होती है, कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। अब आपको ये समझ आ गई। PR1 इस, अब है एक फैमिली प्रोटीन है, इसके अंदर क्या है, क्या इंड्यूस एंड रिस्पॉन्स टू पैथोजन है। अच्छा, अब PR1 से लेकर PR17 तक है। अच्छा, लेकिन एक्चुअली PR1 और प्रोटीन है, PR2 और प्रोटीन है, PR3 और प्रोटीन है, PR4 और प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन PR1 के अंदर डोमेन और है, PR2 के अंदर डोमेन और है, PR3 के अंदर डोमेन और है, लेकिन आप सिर्फ PR1 पे काम कर रहे हैं, PR2 3 4 5 6 के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, PR1 के ऊपर ही आप काम कर रहे हो। लेकिन जब हम उसको नेम देंगे तो ये लिखते, अपना नेम कैसे देंगे? PR1 वन जो है ना यहाँ पर, ये जितना यबी है ना, यबी यबी के साथ वन नहीं है। वन उसका जीन का पार्ट का नेम है। यहां पर वन वो नहीं है 1 2 3 4। यहां पर वन क्या है? उसका जीन का नाम है।
अब अगर हम PR1 तरह के 10 जीन्स हैं तो हम लिखेंगे PR1.1, PR1.2, PR1 या उसको PR1A, PR1B, PR1, इस तरह हम नाम लेंगे। लेकिन अगर ये भी है, ये भी 1 2 3 4 5, क्योंकि ये भी 1, ये भी 2 बोले अच्छे नाम नहीं है। जीन का नाम क्या है? सिर्फ ये भी। समझ आ गई आपको? यहाँ पर PR, अगर हम हमारे पास अब हमने PR2 पे काम करेंगे तो फिर हम लिखेंगे PR2A, PR2B, PR2C, वो अलहदा है। ठीक है। अच्छा, अब है रोल्स इन एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल डिफेंस, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब है इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर डोमेन कौन सी होती है कि जिस डोमेन की वजह से ये कैप डोमेन होती है। अब उस कैप डोमेन का, उसको कैप क्यों रखा गया है नाम? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ नेम कैप। अब कैप का मतलब है इसके अंदर सिस्टीन रिच। सिस्टीन क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है, भी एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसको हम सिस्टीन कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा तादाद में इस प्रोटीन की डोमेन के अंदर होता है। सिस्टीन रिच सेक्रेटरी प्रोटीन, इसका नाम है कि सिस्टीन रिच, ये इसके बहुत ज्यादा सेक्रेटरी प्रोटीन है और एंटीजन 5 भी इसके अंदर होता है, इसलिए इसको कैप कह देते। ठीक है। पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन, इसका नाम है सी का मतलब सिस्टीन रिच, सेक्रेटरी प्रोटीन, ए एंटीजन, पी पैथोजेनेसिस रिलेटेड। कैप डोमेन का मतलब ये हो गया। समझ आ गई आपको? कंटेन कंजर्व। एंटीजन ये बता देंगे, ये मतलब एंटीजन 5 मतलब कि क्या करती है एंटीजन के साथ? एंटीजन मुझे लगता है कि जिस तरह काइटन है ना, काइटन का एंटीजन होगा जो काइटन को डिग्रेड कर देगा, काइटन के साथ बाइंड करेगा। आपने एंटीबॉडीज की तरह के ही ये एंटीजन है। तो मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एंटीजन जो होता है वो सेम होता है, एंटीबॉडी होता है। अच्छा चले, इसको अभी मुझे नहीं आइडिया, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको कुछ गलत खबर दे दूं, लेकिन देयर इज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज दिस, व्हाई देयर इज एंटीजन। ठीक हो गया। अब है ये जो कैप डोमेन है, ये कंजर्व्ड है। अब कंजर्व का मतलब क्या है? कंजर्व का मतलब ये होता है, फर्ज किया मैंने कुर्तुलैन को कोई लफ्ज पढ़ाया पहले सेमेस्टर में, और इसको दूसरे में सेमेस्टर में वो लफ्ज आता था, वो तीसरे में भी आता था, इस चौथे में भी आता है, पांचवें में भी आया, छठे में भी आया, सातवें भी, अब आठवें, अब MSc में भी वो नॉलेज जिसके पास है, इनमें अब इसका नॉलेज कंजर्व है। कंजर्व क्या मतलब? कंटिन्यूसली। अच्छा, इसी तरह एक जीन बैक्टीरिया कॉटन के अंदर भी है वही जीन, राइस के अंदर भी है वही जीन। इट मीन कई जितने भी मोनोकार्ड्स हैं, डाइकार्ड्स और प्लांट है, या कोई भी प्लांट है ना उठा ले, उसके अंदर वो जीन प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे? दिस जीन इज कंजर्व्ड एंड इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट स्पीशीज। अगर वो तमाम प्लांट स्पीशीज के अंदर है तो इट मींस दैट, और उसके अंदर जो उसके अंदर कैप डोमेन भी है। अब कैप डोमेन का मतलब है उसके अंदर सिस्टीन रिच सेक्रेटरी प्रोटीन, एंटीजन 5 पैथोजन से रिलेटेड डोमेन है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ कंजर्व्ड। आपने भी, अब जितने भी आप लोगों ने काम कर रहे हैं, आपके सब में कैप डोमेन फाइंड की है आप लोगों ने ना, और उस बेस के ऊपर आपने उसका नाम PR1.1 रख दिया। अगर दूसरे के अंदर भी है PR1.2 रख दिया, तो आपने उसको रीनेम करके उसका नाम चेंज कर दिया। समझ आ गई? अब है अब है की मार्कर फॉर सिस्टम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अगेंस्ट। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब क्या है? माइक्रोब्स को किल करते हैं, फंगस को, बैक्टीरिया को और वायरसेस को। फिर इन्वॉल्वमेंट एसे इंड्यूस मेडिएटेड सिकलिंग, मैंने कहा था सैलिसिलिक एसिड। जिस भी प्लांट के अंदर पैथोजन का अटैक होता है, वहां पर क्या होता है कि बच्चों, ये देखो, सैलिसिलिक एसिड का लेवल ना नॉर्मली हाई हो जाता है। जिस भी प्लांट के ऊपर पैथोजन का अटैक होता है तो क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है। जब सैलिसिलिक एसिड का लेवल हाई होता है ना, तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको कहते हैं NPR1। PR1 नहीं, ये और है, ये है NPR1। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये इधर डाइमर फॉर्म में होता है, ये दोनों आपस में, ठीक है, ये बाउंडेड फॉर्म में होता है, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये न्यूक्लियस है ना, इसके इर्द गिर्द होती है। लेकिन जब सैलिसिलिक एसिड आता है तो इन दोनों को
के अंदर जो प्यार मोहब्बत होती है इसको ब्रेक कर देता है और ये सिंगल फॉर्म में आ जाता है। जब ये सिंगल फॉर्म में आता है तो ये फिर न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जाके ये PR1 जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। PR1 रिलेटेड जीन्स को ये एक्टिव इस तरह इट मीन अगर सैलिसाइक्लिक एसिड पहुंच जाए किसी भी सेल के अंदर, वहां कंफर्म है कि PR1 जीन ने एक्टिवेट होना है। समझ आ गई? जब भी समझ आ गई आपको? PR1 एक्टिव NPR1 है क्या? ये नॉन एक्सप्रेसर ऑफ PR1 जीन। हाँ, अब ये देखो ना, इसका नाम क्या रखा हुआ है? नो एक्सप्रेसर ऑफ PR1 जीन। इट मीन जब ये जीन एक्टिवेट होता है, हालांकि PR1 एक्सप्रेस हो रहा है, जब ये नहीं होता तब एक्सप्रेस नहीं होता, इसलिए इसका नाम वो रखा हुआ है, नॉन एक्सप्रेसर ऑफ PR1 जीन। हालांकि जब ये नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो PR1 एक्सप्रेस नहीं होगा, नॉन, इसलिए इसका नाम रख दिया नॉन एक्सप्रेसर ऑफ PR1 जीन। समझ आ गई? इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है? नो एक्सप्रेशन ऑफ PR1। जब ये जीन नहीं होगा तो PR1 एक्सप्रेस नहीं होगा, हालांकि जब ये होगा तब एक्सप्रेस होगा। you got my point, that's why its name is NPR1। ये जब न्यूक्लियस के अंदर जाता है तब PR1 जीन एक्टिवेट होता है, तब PR1 जीन से ट्रांसक्रिप्शन होती है। PR1 क्या है? वो काइटिनेज हो सकता है, वो ग्लूकोसिनेज हो सकता है, जो भी है, ये वायरसेस को किल या ये खुद उसको किल करेंगे ये PR1, या ये प्लांट के अंदर जाकर कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो काइटिनेज को जाकर ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर, या तो ये खुद जाके ब्रेक कर देगा एज ए प्रोटीन, पर मैं खुद ही जाके, या मैं एक गोली चलाऊंगा और वो गोली इसको जाके मारेगी। पॉसिबिलिटी है ना? अब आपने बताना है कि ये जो कैप PR1 के कौन से जीन है, PR1 1 है, PR2 है, PR1 3 है, उनमें से कौन सा है और ये कैसे काम करता है? ये क्या ये खुद जाके बैक्टीरिया को मारता है, या ये किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है और वो केमिकल जाके पैथोजन को, मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? तो आपको इस तरीके से, जब आपके पास, मैं इसलिए एक प्रोटीन के ऊपर कह रहा था कि आप सारे काम करें, ताकि इससे ये होगा एक ही प्रोटीन के ऊपर सब सारे काम करोगे, मैं उसी एक प्रोटीन को इतने डिटेल से पढ़ाऊंगा कि आपको ये समझ आ जाएगी कि इसके बाद जिंदगी में कभी भी किसी और प्रोटीन के ऊपर जिनोमाइट करना होगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि पहले उस प्रोटीन के बारे में कितना पढ़ना है कि आपको नॉलेज आ जाएगा। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब सैलिसाइक्लिक एसिड का समझ आ गई। सैलिसाइक्लिक एसिड एक हार्मोन है। सैलिसाइक्लिक एसिड क्या है? एक हार्मोन है। प्लांट जिसका ऑक्सीजन एक हार्मोन है, इसलिए सैलिसाइक्लिक एसिड डिफेंस रिलेटेड हार्मोन है। अगर किसी प्लांट के अंदर जब पैथोजन आता है तो सैलिसाइक्लिक एसिड का लेवल हाई हो जाए ना, इट मीन वो प्लांट वैरायटी विल बी इम्यून टू दैट पैथोजन, विल बी इम्यून, वो प्लांट की इम्यूनिटी को एनहांस कर देगी और प्लांट को उस पैथोजन से बचा देगी। समझ आ गई आपको? ओवर एक्सप्रेशन एनहांस रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट। मतलब लोगों ने PR1 के जीन को ओवर एक्सप्रेस करवाया किसी भी प्लांट के अंदर, वो प्लांट उस पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? अगर ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो प्लांट हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, ठीक है, ग्रोथ नहीं अच्छी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह मियां ने बैलेंस रखा है, नेचर के अंदर भी बैलेंस रखा हुआ है, अपनी जिंदगी के अंदर भी बैलेंस रखा हुआ है। अल्लाह मियां ने यही कहा कि बैलेंस में रहे। जब नेचर में भी बैलेंस है, नेचर में भी बैलेंस है। समझ आ गई आपको? पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप देखा ना, सिट्रस के ऊपर कैंकर की बीमारी आती है, हमारे जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है इनको पता है कि हॉर्टिकल्चर में सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल कैंकर है। अगर हमें पता है कि बैक्टीरियल कैंकर तब आता है जब ह्यूमिडिटी हो, मानसून का एरिया हो, शुरू होने वाला हो ना, तब प्लांट के ऊपर अगर बैक्टीरिया कहीं एक जगह पे भी हवाएं आती है और वो उसको स्प्रेड कर देती है, उससे पहले अगर हम सैलिसिलिक एसिड की स्प्रे कर दें तो पहले ही PR1 जीन एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, इसको मेरी एक पूरी PhD स्टडी हुई है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने पूरी जो मुबीन अली है, उसकी PhD की सारी रिसर्च इसके ऊपर है कि PR1 जीन को अगर हम एक्टिवेट करवा दिया जाए
तो कैसे रेजिस्टेंस आ सकती है अगेंस्ट सिट्रस कैंकर ना, इसके ऊपर पेपर्स भी है, मेरा थीसिस भी। सर ये वुडन प्लांट्स होते हैं सर, वो तो फुली मैच्योर हो जाते हैं, बस उन्होंने फ्रूट फॉर्मेशन करनी होती है सर, उनको हम पहले पीआर1 एनहांस करवा सकते हैं, पहले एग्जैक्टली, इंट्रोड्यूस करवा सकते हाँ सैलिसिलिक एसिड को आप स्प्रे करें। हैं सर। वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वाले प्लांट्स में तो चले ग्रोथ होते हैं सर, हम्म। डिटर्मिनेट प्लांट्स वालों में तो सर ये उनको हमें तो पहले ही इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बॉडी प्लांट की मैं वही बात कर रहा हूँ, बॉडी प्लांट्स में तो हम पहले भी करवा सकते हैं हाँ करा सकते, ठीक है ना, वो कर दें तो वो एक्टिवेट हो जाएगा ओवर एक्सप्रेशन। अच्छा एनपीआर1 को भी लोगों ने कईयों ने पीआर1 को एक्सप्रेस करवाया हुआ है, कईयों ने एनपीआर1 को भी करवाया हुआ है। ठीक है, एनपीआर1 को भी ओवर एक्सप्रेस करवा देंगे तब भी पीआर1 जीन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। अगर आपने स्टडी करनी है तो आपने कैसे स्टडी करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपने इसको स्टडी करने हैं। ठीक है, उसके लिए एक्सप्रेशन इंड्यूस्ड बाय पैथोजन आर ट्रीटमेंट विद सैलिसिलिक, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अगर आप जस्ट पैथोजन का अटैक करा दें तब भी पीआर1 का जीन एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप जस्ट सैलिसिलिक एसिड की स्प्रे कर दें तो पीआर1 का एक्सप्रेशन इनहांस हो जाएगा। ये कहानी समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा आगे है लोकलाइजेशन, सिक्रीटेड टू एपोप्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, जो है ना स्पेसेस के अंदर जाता है। एपोप्लास्ट कहते हैं सेल के दोनों के दो सेल के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। जब ये पीआर1 बनती है, बनने के बाद ये वहां चले जाती है। ठीक है। अच्छा ऑफन यूज एज अ मॉलिक्यूलर मार्कर फॉर डिफेंस एक्टिवेटर म्यूटेंट, अगर हम म्यूटेंट करवा दें पीआर1 जीन बने ही ना तो क्या होगा, शो रिड्यूस। लोगों ने एक ऐसा पौधा आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर पीआर1 जीन म्यूटेटेड था, तो वहां पैथोजन का अटैक करवाया तो पैथोजन के अटैक की वजह से वहां के ऊपर बहुत ज्यादा डिजीज आ गई, बिकॉज इट दिस कंफर्म दैट पीआर1 इज अ डिफेंस रिलेटेड जीन। एप्लीकेशन इन बायोकेमिस्ट्री रिसर्च एज अ मॉलिक्यूलर मार्कर फॉर एसएआर स्टडीज। ठीक है, अगर आपने ये चेक करना है कि किसी पौधे के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट है या नहीं, बल्कि हमने इस लीफ के ऊपर अटैक करवाया और हम देखते हैं कि दूसरे लीफ के ऊपर डिफेंस एक्टिवेट है कि नहीं, उसका डीएनए आरएनए आइसोलेट करें, उसका पीआर1 जीन के एक्सप्रेशन चेक कर लें। अगर तो पीआर1 जीन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, इट मीन ये जो पौधा है इसके अंदर एसएआर एक्टिवेट है, इसके अंदर सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है। अच्छा अब हम देखेंगे, अब आपने स्क्रीनिंग करनी है, ये प्लांट ब्रीडिंग वालों का काम है। हमने ये ब्रीडिंग करके ये चेक करना है कि 10 टोमेटो की वैरायटी है, उन 10 टोमेटो की वैरायटी में कौन सी पैथोजन रेजिस्टेंस जिसके अंदर ज्यादा होगी। और आप शुरू में चेक करना चाह रहे हैं सीडलिंग स्टेज के ऊपर, आप सीडलिंग स्टेज के ऊपर पैथोजन का अटैक करवाएं, एक लीफ के ऊपर करवाएं, बाकियों के ऊपर नहीं, सिर्फ पैथोजन का अटैक आपने सिर्फ एक लीफ के ऊपर करवाना है। फिर आपने चेक करना है कि दूसरे लीव्स जो अदर देन वहां पर एसएआर एक्टिवेट है कि नहीं। जिन प्लांट के अंदर पीआर1 जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा दूसरे लीफ के अंदर, वो वैरायटी पैथोजन रेजिस्टेंट होगी। आप फार्मर को रिकमेंड कर सकते हो कि अगर जिस इलाके में ये वाली डिजीज ज्यादा आती है वहां पर ये वाली वैरायटी ग्रो करें। नहीं लगी समझ, आपके पास 10 वैरायटीज हैं टोमेटो की, और 10 में से आपने स्क्रीन करना है कौन सी वैरायटी पैथोजन टॉलरेंट है या रेजिस्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, इन 10 की 10 वैरायटीज के ऊपर आप क्या करोगे, पैथोजन का अटैक कराओगे सिर्फ एक लीफ के ऊपर, सारे लीफ के ऊपर नहीं। आपने पैथोजन ग्रो किया, प्लांट पैथोलॉजी वालों से लिया, पैथोजन का अटैक करवाया एक लीफ के ऊपर। अब आपने थोड़ी देर बाद चेक किया कि जो दूसरे लीफ है जिनके ऊपर हमने पैथोजन का अटैक नहीं करवाया था, क्या उसके अंदर पीआर1 बन रहा है। अगर तो पीआर1 बन रहा है इट मीन वो अच्छी वैरायटी है। जिनके अंदर पीआर1 का एक्सप्रेशन कम है, जब बिल्कुल नहीं बन रहा, इट मीन वो वैरायटी इस पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, उसके ऊपर डिजीज आ जाएगी। और आपने देखा कि 5 दिन के बाद वाकई उसके ऊपर डिजीज भी आ गई। तो अब आपने साइंस डिस्कवर कर ली। प्लांट पैथोलॉजी वाले क्या करते हैं, पैथोजन का अटैक करते हैं, देखते हैं वैरायटी रेजिस्टेंट है या नहीं, लेकिन उनको साइंस का नहीं पता होता अंदर की, इसलिए प्लांट पैथोलॉजी वाले पेपर भी निकम्मे जर्नल में जाते हैं। लेकिन जब हम ये चेक करेंगे कि उसकी ये प्लांट रेजिस्टेंट है या ससेप्टिबल है, क्या किया है इस पैथोजन ने या क्या हुआ है, तब हम एक अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश हो जाएगा। इट मींस दिस इज नॉट ओनली द वर्क ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, दिस इज
कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन प्लांट ब्रीडर, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि टोमेटो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, उसको ग्रो करना हॉर्टिकल्चर वालों का काम है, इसलिए कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन दीज थ्री डिपार्टमेंट। मेरी बात की समझ आई ना? इन तीनों डिपार्टमेंट ने मिलकर एक प्रॉब्लम को हल कर लिया, एक ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली जो कि वो फार्मर को रिकमेंड कर दी कि आप इन वैरायटीज को मार्कर, उसको ऐसे मार्कर के तौर पर स्टडी किया। मार्कर क्या होता है? जो टैग कर सके, जो आइडेंटिफाई कर सके कि ये वैरायटी रेजिस्टेंट है या नहीं है। समझ आई आपको? तो इस तरह ये हेल्प अस, इवन हमें ये भी पता, हेल्प करने की कोशिश करती है कि पैथोजन और प्लांट का इंटरेक्शन को भी स्टडी करने में इकोलॉजिकल स्टडीज, जो इकोसिस्टम जिसको हम लैंडस्केप इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजिकल स्टडी को भी हेल्प करने में हमें पता चलता है कौन सा पैथोजन किस प्लांट के साथ ज्यादा मोहब्बत है, जिनको किनको एक दूसरे के वो दुश्मन है। जरा इकोलॉजी किसे कहते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म, और बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी जो इंटरेक्शन है, इसको स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। लैंडस्केप इकोलॉजी ये होती है कि एक लैंडस्केपिंग का एरिया है, वहां पर डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो आपस में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि नेचर में ये कैसे को एग्जिस्ट करते हैं, उनको पहले स्टडी करो। फिर हमने एक ऐसा गार्डन बनाना है जो नेचुरल इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर है, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि नेचर में एक बैलेंस में वो क्रिएट किया हुआ है। आपने वही बैलेंस एक आर्टिफिशियल, जिस तरह आप मैं कल ही अपने बच्चों को बता रहा था कि ये जो जहां हमारा घर बना हुआ पार्क व्यू में, यहाँ जंगल था, एग्जैक्टली यहाँ आज से 10 साल पहले जंगल था। अब हमने नेचर डिस्टर्ब कर दी, क्लाइमेट चेंज आ गई। जो पूरी दुनिया में आज का रिसर्च किसके ऊपर हो रही है? क्लाइमेट चेंज। तो आपने कोई भी दुनिया में, मैं मजाक नहीं करता, ग्रीन डील के नाम पे ना पूरी दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, वो उसका टाइटल है ग्रीन डील। ग्रीन डील का मतलब क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने वाले प्रोजेक्ट्स। दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं, अन्यवाह प्रोजेक्ट नहीं ले रहे। वो कहते हैं बताओ, इस प्रोजेक्ट से क्लाइमेट चेंज तो नहीं होगी, इस प्रोजेक्ट से ह्यूमन हेल्थ को नुकसान तो नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट से आपकी आने वाली जनरेशन जो है, ठीक है। अब आपने कहा कि मैंने एक ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है जिसके जो कि बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट रेजिलियंस हो। हमने एक ऐसी वैरायटी स्क्रीन करनी है दैट कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, दैट कैन ग्रो बेटर अंडर दिस पैथोजन अटैक। तो ये क्लाइमेट चेंज के मुताबिक आपने कहना कल को अगर क्लाइमेट चेंज हो गई, तो अब वो कल में एक जर्मन वो जो है ना, जर्मन जो चैनल है, उसकी कॉफी प्रोडक्शन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। वो कह रहे थे कि हमने ये एनालिसिस किया है, जर्मन साइंटिस्ट ने, कि दुनिया के इन इन इलाकों में अभी कॉफी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से 2050 में इन इन इलाकों में कॉफी नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे? हम तो, वी आर, जर्मन इज अ वेरी गुड नेशन दैट लव कॉफी, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन द क्लाइमेट रेजिलिएंट कॉफी प्रोडक्शन। या हम इसके लिए हम काम कर रहे हैं, ब्राजील के अंदर काम कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका के अंदर, अफ्रीकन नेशन के अंदर, जहां जहां ये कॉफी प्रोड्यूस हो रही है ना, तो वहां वहां हम उन फार्मर के साथ इको फ्रेंडली अप्रोच के साथ हम वो चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे 2050 में भी अगर कॉफी हमारी बच जाए। पहले डरे हुए हैं जो यूरोपियन है ना, जो साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने प्रोजेक्ट लेने होते हैं ना, वो पहले गवर्नमेंट को डराते हैं। आप लोगों ने भी डराना है कि पाकिस्तान के अंदर ये टी जो है ना, टी, या ये पाकिस्तान के अंदर ये वाटरमेलन है, इसकी प्रोडक्शन तो भाई तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर हमने क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये पैथोजन ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, जब पैथोजन ज्यादा आएंगे तो हमारी वाटरमेलन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। मैं पहले ही इसके ऊपर काम कर रहा हूं कि कौन सा ऐसा जीन है, जब ये पैथोजन आता है तो कौन सा जीन ओवर एक्सप्रेस करता है। ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए हमें कौन कौन से केमिकल की स्प्रे करनी पड़ेगी। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, तो उसके मुताबिक हमारी आने वाली जनरेशन कैसे कॉफी पी सकती है, या कैसे हमारा वाटरमेलन को हम उगा सकते हैं। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, वो आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे,
मेरी बात की समझ आ रही है ना? और उसी से ही आपको ग्रीन डील, पहले सिंपल एग्रीकल्चर के अंदर एमएससी होती थी, अब एग्रीकल्चर का नाम उन्होंने एमएससी का चेंज कर दिया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अच्छा, पहले इन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रखा है एमएससी, अब रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। शायद आप लोगों ने फार्मर के ड्रामेबाजी हर थोड़े दिनों के बाद ना वो कहानी, जिस तरह उनको लगता है कि गोरों को कि हम दुनिया को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं, तो आपने भी उस बेवकूफी में को कैसे आपने, आप वो नॉलेज पढ़े, पढ़े देखें कैसे ये दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई यूरोप के अंदर, तो उस टाइम उन्होंने बगैर इन्वायरमेंट को चेक किए इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली, तरक्की कर ली। जब अब वो तरक्की हो गई थी, अब उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, जब उन्होंने इंडस्ट्री बना ली तो उनको क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल उनके पास नहीं था, तो उन्होंने फिर कॉलोनी बनानी शुरू की। इंडिया को कॉलोनी बनाया, अफ्रीका को कॉलोनी बना के वहां से रॉ मटेरियल अपने इलाकों में लेके गए, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज चलती नहीं, ताकि उनकी, उस टाइम उन्होंने क्लाइमेट का कोई नहीं सोचा, और उन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो गई। अब ये गरीब लोग जब इंडस्ट्री लगाने लगे हैं तो कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज कर देंगे। मेरी बात की समझ आई ना? तो वी नीड टू बी वेरी गुड इन पॉलिटिक्स, वी नीड टू बी वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, वी नीड टू बी वेरी गुड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। जी, कुछ जाए, ओके जाए। अच्छा, PR1 जीन इज हाईली कंजर्व्ड मेथिलेटेड प्रोटीन है, इसके बिलोंग्स टू कैप डोमेन सुपर फैमिली secreted to apoplas। ठीक है, क्रिटिकल रोल इन सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एंड वैल्यूएबल मार्कर एंड टूल इन प्लांट इम्यूनिटी। अब समझ आ गई PR1 जीन क्या है? एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट PR1 के इसके अंदर कैप डोमेन होनी चाहिए और ये होने चाहिए। अब आपने ये भी देखना है नेक्स्ट, ये कैप डोमेन है ना, इसके अंदर कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं कि ये उसकी वजह से ये कैप डोमेन बनती है, ये अब आपने रिसर्च करनी है इसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइलोजेनेटिक ट्री को आपने